स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस? तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के फॉर्मेशन के लिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं। तो हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, इन मोनो एसिड सॉल्ट। हम पहला पढ़ने जा रहे हैं मोनो एसिड सॉल्ट के अंदर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन दो जगह से मतलब दो पॉइंट्स में कवर होगी। एक तो आपके फॉर्मेशन ऑफ एल्केन और एक आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम पहला पढ़ेंगे इन मोनो एसिड सॉल्ट। तो फर्स्ट इन मोनो एसिड सॉल्ट में अगर बात करें तो क्या होता है रिएक्शन, 2RC डबल बॉन्ड O Na। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट में से हम कोई सा भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड सॉल्ट है जिसमें कार्बन इसके N है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ये हो गया इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, अर्थात इसमें हम करंट का फ्लो करेंगे। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो एक प्रोडक्ट तो बनेगा RR और एक बनेगा 2 मोल एनोड CO2। ये दोनों जो बनेंगे वो होंगे आपके एनोड पर, और रिमेनिंग NaOH 2 मोल H2। बोथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑन कैथोड। इन दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कैथोड पर और इन दोनों का फॉर्मेशन होगा एनोड पर। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। हाँ, एक चीज और ध्यान है, यहां कार्बन N है लेकिन यहां पर कार्बन C = 2N-3 है, अर्थात ये असेंडिंग सीरीज नहीं, मतलब ये असेंडिंग सीरीज के लिए यूज होगी। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो हम कई बार पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो देखिए आप, सबसे पहले हम फर्स्ट सोल्ट यूज करेंगे। तो इस सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर, तो फर्स्ट स्टेप में होगा इसका मतलब पहले आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन होने का मतलब है ये आयनों में डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहां से 2RC डबल बॉन्ड O- और Na+, अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आती है बात नेक्स्ट एट एनोड। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है तो ये एनोड कैथोड पर होगी। तो पहले हम एनोड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एट एनोड क्या होगा? एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एनाइन। आपका जो भी एसिड एनाइन है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिएगा एसिड एनाइन यह है, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैं इलेक्ट्रॉन का रिमूव करूंगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो अभी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और 7 इलेक्ट्रॉन इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो इसके कितने मोल है? 2। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया आपका फ्री रेडिकल पार्ट, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए। अब हम बात करते हैं इसके आगे के स्टेप में क्या होगा। इसमें देखो RC डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल बना है, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अर्थात इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहां से इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस होने से ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में, और ये आपके पास बन जाएगा फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2 मोल CO2 रिलीज हो जाएगी।
ये आपके यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट। तो बताइए इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो स्टेप होती है उसमें ये जो आपका फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल कपलिंग करता है, अर्थात डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज होने से आर आर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। अब बात आती है एनोड के बाद कैथोड। तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो यहां पर होगा रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन। तो 2 सोडियम आयन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन विच ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलेट आयन एंड फॉर्म 2Na। अब आपका ये जो 2Na है, ये 2Na रिएक्ट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज किए थे, एंड फॉर्म 2 NaOH और H2। तो प्रोडक्ट ऑन कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2, और प्रोडक्ट एट एनोड CO2 एंड एल्केन। ये इसका मैकेनिज्म है, वो कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड में एक और एग्जांपल लेकर उसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल यह है मेरे पास 2CH3CH2COONA, अर्थात मैंने सोडियम एसीटेट का प्रोपियोनेट का पार्ट लिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया मैंने। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिएगा यहां से तो बन जाएगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट ब्यूटेन, और 2 मोल CO2 गैस रिलीज होगी। ये दोनों आप ये बोथ प्रोडक्ट जो है वो एनोड पर फॉर्मेशन होगा इनका, और 2 मोल NaOH H2 इनका फॉर्मेशन आपका कैथोड पर होगा। लेकिन इस रिएक्शन में हमें बाई प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इथाइलिन, इथेन और इथाइल प्रोपियोनेट, ये 3 बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। और ये जो बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, यही इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एविडेंस है। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है तो उसका एविडेंस कैसा है, तो उसका एविडेंस ये है कि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में इथाइलिन, इथेन और इथाइल प्रोपेनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार से इसमें फॉर्मेट होते हैं। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म, तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म। हमने ये सोडियम प्रोपियोनेट यूज किया था। सबसे पहले इसका वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, तो सबसे फर्स्ट पोर्शन होगा आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन से सोडियम यहां से रिमूव हो जाएगा, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेशन हो गया। अब रिएक्शन होगा एट एनोड, एट एनोड। तो हम एनोड पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो एनोड पे रिएक्शन के लिए सबसे पहले CH3CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस पर फर्गमेंटेशन होगा, अर्थात डिकार्बोक्सिलेशन होगा। और जैसे डिकार्बोक्सिलेशन होगा, इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, तो यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अर्थात आपके पास इथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि इंटरमीडिएट है। तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या हुआ, इथाइल फ्री रेडिकल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इथाइल फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन हो रहा है,
ये इथाइल फ्री रेडिकल जो है वो 2 टाइप से कॉम्बिनेशन करता है। एक कॉम्बिनेशन तो कपलिंग अर्थात डाइमराइजेशन, और एक है डिस्प्रपोर्शनेशन। तो एक तो करता है कपलिंग और एक करता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कपलिंग में तो सिंपल है, डाइमराइज हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, जिससे आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहां ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि मेजर प्रोडक्ट है। और जब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तब क्या होगा, तो देखिएगा डिस्प्रपोर्शनेशन में, किसके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक इथाइल रेडिकल के अंदर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड, इसका होमोलाइसिस होगा, जिससे ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाए तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3 इथेन में, और यहां से ये बॉन्ड जो होमोलाइसिस होगा तो ये होमोलाइसिस वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड कंबाइंड होकर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए आप लोग कि जब ये इथाइल फ्री रेडिकल बना है, अगर एक कपलिंग का डाइमराइजेशन करता है तो ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में CH बॉन्ड का होमोलाइसिस होता है, जिसे H विल गो नेक्स्ट मॉलिक्यूल एंड विल बी कन्वर्ट इन इथेन, और आपका जो ये बचा हुआ मॉलिक्यूल्स है ये आपके इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी जो है कि आपके पास यहां से फ्री रेडिकल ये था कार्बोक्सिलेट आयन, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन है CH3CH2COO, अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन इथाइल फ्री रेडिकल के साथ, अगर इस इथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड हो जाए तो यहां से एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहां पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एस्टर अर्थात इथाइल प्रोपियोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है। तो ध्यान दे, अगर हम सोडियम प्रोपियोनेट को यूज करते हैं तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या क्या है, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा आपका कपलिंग से ब्यूटेन, एनोड पर CO2 गैस रिलीज होगी, इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इथेन होगा, एथीन होगी, जो कि कपलिंग या डाइमराइजेशन, मतलब कपलिंग से तो ब्यूटेन और डिस्प्रोपोर्शनेशन से इथेन और एथीन का फॉर्मेशन होगा। और अगर कार्बोक्सिलेट आयन रिएक्शन करता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एस्टर का फॉर्मेशन भी होता है, जो कि इस रिएक्शन में माइनर है। अब हम बात करते हैं एनोड के बाद कैथोड पर। तो कैथोड की रिएक्शन के बारे में, एट कैथोड, कैथोड पर होगा रिडक्शन, तो 2 सोडियम मोल 2 इलेक्ट्रॉन 2 Na, 2 Na react with 2 water molecules and form 2 NaOH and H2। तो अगर हम सोडियम प्रोपेनेट को यूज करते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट NaOH, H2, CO2, ब्यूटेन, इथेन, एथीन और इथाइल प्रोपेनेट, ये सब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज है। अब हम बात करते हैं यहां से इसके की पॉइंट। तो सबसे पहला इसका जो की पॉइंट है वो है कि इस रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम कहते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट होगा कोल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू लिबरेट ऑफ CO2 गैस। यहां पर CO2 गैस का लिबरेशन या लिबरेट होती है, इस वजह से इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इंटरमीडिएट। तो देखो सभी रिएक्शनों में एक ही कॉम्बिनेशन होगा, पहले रिएक्शन उसका मैकेनिज्म फिर उसके की पॉइंट। अगर हमें की पॉइंट याद होंगे तो कई क्वेश्चन हम की पॉइंट से डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे।
तो दूसरा हमारा आता है इंटरमीडिएट। तो बताइएगा इंटरमीडिएट क्या होगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट होता है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या होता है यहाँ पर इंटरमीडिएट? कार्बन फ्री रेडिकल, जो कि कपलिंग करता है। तो यहाँ पर कपलिंग अकर होती है। तो बताओ कार्बन फ्री रेडिकल बना है, कपलिंग हो रही है, तो क्या इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पर डिपेंड, कार्बन फ्री रेडिकल पर डिपेंड करेगी? तो चीज के लिए हम बात करते हैं। क्या पॉइंट है नेक्स्ट? पॉइंट नंबर 3 कि आपने ये कार्बोक्सिलिक सोल्ट लिया है और ये इसका अल्फा कार्बन है। अगर इस अल्फा कार्बन पर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो इस अल्फा कार्बन पर जब अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो क्राउडिंग बढ़ेगी, और अगर क्राउडिंग इंक्रीज होगी तो कपलिंग होने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, अर्थात डाइमराइजेशन नहीं होगा। और अगर डाइमराइजेशन नहीं होगा तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला है कि अल्फा कार्बन आपका नॉन क्राउडेड होना चाहिए। अगर अल्फा कार्बन मोर क्राउडेड है तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन यील्ड जो है वो लेस होगी, और अगर अल्फा कार्बन की क्राउडिंग लेस है तो आपके फॉर्मेशन ऑफ एल्केन यील्ड हाई होगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 यही कहता है कि अगर अल्फा कार्बन पर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो यहां पर रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, अगर उस अल्फा कार्बन पर कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो हमेशा जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं हैंस यील्ड ऑफ एल्केन डिक्रीज। तो इसी कंडीशन पर एल्केन की जो यील्ड है वो डिक्रीज होगी। उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर यहां पर अल्काइल ग्रुप होगा, ये अल्फा है, तो इसमें क्या होगी? क्राउडिंग होगी। तो ड्यू टू क्राउडिंग या स्टीरिक हिंड्रेंस कपलिंग नॉट अकर। ऐसी स्थिति में कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी, और कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मैं लिखूं रिएक्टिविटी ऑफ कोल्बे रिएक्शन, तो कोल्बे रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? तो वो होगा 1 स्टीरिक हिंड्रेंस, कि जितनी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, और जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस मोर होगी रिएक्टिविटी उतनी लेस होगी। तो मैं अगर यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कोल्बे रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RC डबल बॉन्ड ONA ये लिखना चाहूं, जहां पर आप R अल्काइल ग्रुप है, तो वो हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अर्थात यहां पर R क्या है? आपका अल्काइल ग्रुप विच प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। अर्थात अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप अगर 1 डिग्री होगा तो वहां पर क्राउडिंग लेस होगी, तो रिएक्टिविटी फास्ट होगी। और अगर आपके इस अल्फा कार्बन पर अटैच कार्बन 3 डिग्री है, अगर यहाँ पर कोई 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो क्राउडिंग मोर होगी, स्टिक इंडेंस मोर होगी, तो वहां पर कपलिंग नहीं होगी, वहां पर स्टिक इंडेंस की वजह से डाइमराइजेशन नहीं होगा, और डाइमराइजेशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट की यील्ड लेस होगी, अर्थात आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स की बात करी है, डिकार्बोक्सिलेशन, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी 1 स्टिक इंडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 to 3 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 यह है कि ट्रू एरोमेटिक एसिड आपका रियल एरोमेटिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड कोल्बे रिएक्शन शो नहीं करता,
तो हम कहेंगे ट्रू एरोमेटिक एसिड डज नॉट शो कोल्बे रिएक्शन। तो आपके जितने भी ट्रू एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो कोल्बे रिएक्शन शो नहीं करते। इसका रीजन क्या है? तो यहां पर आप देखिएगा जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर होगा और वो स्टेबल भी नहीं होगा, और इसको कपलिंग में क्राउडिंग भी होगी। पॉइंट नंबर 5, यूज फॉर ascending series, used for ascending series for the preparation of alkane। अर्थात कोल्बे जो रिएक्शन है वो एल्केन फॉर्मेशन की असेंडिंग सीरीज है। क्यों बोला इसको मैंने असेंडिंग सीरीज? क्योंकि ऑक्टेन जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा एसिड से डबल होते हैं। अर्थात हम ये कहें कि यहाँ पर जो ऑक्टेन प्रोडक्ट मतलब जो आपका प्रोडक्ट ऑक्टेन होगा, अर्थात जो एल्केन आपका ऑक्टेन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में डबल होंगे। तो उसका रीजन क्या है? तो यूज फॉर असेंडिंग सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बिकॉज ऑक्टेन एल्केन कंटेन डबल कार्बन विद रेस्पेक्ट टू एसिड सॉल्ट। अर्थात आपके एसिड सॉल्ट में जितने कार्बन होते हैं उनसे हमेशा कार्बन क्या होते हैं? डबल ऑक्टेन होते हैं, इसलिए इसको हम असेंडिंग सीरीज के लिए यूज करते हैं। आगे पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वुड रिएक्शन के सिमिलर यहां पर भी हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट 6 पॉइंट है मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे रिएक्शन। अर्थात कोल्बे रिएक्शन के वाया मीथेन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज एट लीस्ट 2 कार्बन कंटेन एल्केन फॉर्मेशन या एल्केन फॉर्मिड। तो यहां पर एट लीस्ट हमेशा 2 कार्बन का एल्केन तो फॉर्मिड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी अपने कहा कि जो भी आपका एल्केन ऑक्टेन होगा वो डबल कार्बन का होगा। तो अगर मैं एसिड में 1 कार्बन लूंगा तो आपके कार्बन 2, अगर 2 लोगे तो 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन का फॉर्मेशन हम यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से आपका जो लीस्ट प्रोडक्ट ऑक्टेन होगा वो भी 2 कार्बन कंटेन वाला होगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया सोडियम एसीटेट, इसका मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं। तो यहां से क्या होगा? ये तो CO2 गैस में रिलीज हो जाएगा, एक मीथेन होगी तो CC 2CO2 2NaOH और H2। तो देखिएगा आपका जो प्रोडक्ट ऑक्टेन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो इसका मतलब सबसे लीस्ट जो प्रोडक्ट ऑक्टेन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे। इसलिए यहां पर मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, बाई प्रोडक्ट। तो बताइएगा कोल्बे रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या क्या है? तो CO2 है, NaOH है, H2 है, इसके अलावा एल्कीन के अलावा एस्टर, ये सब कोल्बे रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, हमने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोला है। तो एनोड, तो बताइए एनोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? तो एनोड पर बनेगा एल्केन जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके अलावा CO2, और अगर कहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो एल्कीन और एस्टर। ये मेजर नहीं है, माइनर है, लेकिन ये सब भी एनोड पर होंगे। तो फिर कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे NaOH और H2। तो कैथोड के जो प्रोडक्ट है वो NaOH और H2 है, एनोड की जो प्रोडक्ट है वो एल्केन मेजर, CO2 एल्केन एस्टर माइनर प्रोडक्ट है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में देखिए
कि यहाँ पर इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या ऑब्टेन हो रहा है, NaOH, और NaOH क्या है, बेस। तो जैसे जैसे रिएक्शन के अंदर टाइम कंज्यूम होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ NH इंक्रीज होगी, और बताइए अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH इंक्रीज होगी तो pH की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ध्यान दें, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंक्रीज विद टाइम, अर्थात रिएक्शन के अंदर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंक्रीज होगा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज होगा तो pH ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीज। तो आपकी जो सॉल्यूशन है उसका pH भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात आपके जो सॉल्यूशन है उसका pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, अर्थात आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 की हम बात करें तो सिमिलर वुड्स, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। ये भी सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन का ही मेथड है, जहां से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट यूज करते हैं तो हमें मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा, और वी नो दैट कि बॉइलिंग पॉइंट लो डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट में लो डिफरेंस होता है, इसलिए उनका इजीली सेपरेशन नहीं होगा, और अगर इजीली सेपरेशन नहीं होगा तो हमें यहाँ पर डिजायर प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 10 यही है कि इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 कि इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। यह केवल सिमेट्रिकल एल्केन के फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड है। हाउएवर इन केस ऑफ मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड salts, all possible alkanes obtain, अर्थात मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा, और मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो ऑब्टेन होगा उनमें से हम इजीली सेपरेशन नहीं कर सकते। तो इसका मीन्स क्या है, इट इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। यह अनसिमेट्रिकल एल्केन के फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, RC+ONA प्लस RC+ONA और 2H2 के साथ हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। दोनों हमने बहुत जो एल्काइल ग्रुप हो, मतलब बहुत एसिड ग्रुप डिफरेंट है। तो यहां पर जब रिएक्शन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज है, RR ये सेल्फ करें, एक होगा R' ये सेल्फ करें, और एक होगा क्रॉस से R'। तो यहां से हमें मिक्सर ऑफ एल्केन ऑब्टेन हो रहा है, और हमें पता है कि लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लो होता है, इसलिए कैन नॉट सेपरेट इजीली, हम इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। इसी वजह से ये नॉट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। इसके अदर्स 2NaOH, 2CO2 और H2 प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होगा। एक और एग्जांपल में लेकर इसको एक्सप्लेन कर दूं, CH3 C+O ONA, और एक मैंने दिया है CH3 CH2 C+ONA, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस। एक तो है सोडियम एसीटेट और एक है सोडियम प्रोपियोनेट।
अब आप जब इस रिएक्शन को कराइएगा तो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो पहले आप देखिएगा कि कौन कौन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इससे तो फ्री रेडिकल बनेगा मिथाइल, और इससे फ्री रेडिकल बनेगा इथाइल। ये CO2 गैस में रिलीज हो जाएगा और ये भी CO2 गैस में रिलीज हो जाएगा। अब देखो कपलिंग, पहले मिथाइल मिथाइल कपलिंग करे तो इथेन का फॉर्मेशन होगा, इथाइल इथाइल कपलिंग करे तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा, और इथाइल मिथाइल कपलिंग करे तो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो गया। अब अगर हम बात करें बाई प्रोडक्ट्स, तो इथाइल फ्री रेडिकल है। अगर इथाइल फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करे तो हमें पता है एल्किन और एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल भी ऑब्टेन होता है। तो उसके वाया अगर हम देखें तो यहां से क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल ऑब्टेन होगा। तो इस फ्री रेडिकल पर इथाइल भी अटैच हो सकता है और मिथाइल भी अटैच हो सकता है। तो इस वाले फ्री रेडिकल पे अगर मान लीजिएगा आपका इथाइल हुआ तो ये बन गया इथाइल एसीटेट। एक आपका कार्बोक्सिलेट ये था, तो आपका सेकंड वाला इससे भी तो ऑब्टेन होगा, तो आपका सेकंड ये होगा। इस पर अगर आपका मिथाइल चला जाए तो इससे एस्टर ये भी ऑब्टेन हो सकता है। तो देखिए यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको 2 तो एस्टर, एथीन, एल्केन में मतलब इथेन, इसके अलावा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होते हैं। और आपके 10 प्रोडक्ट वही NaOH 2 मोल, 2 मोल CO2 और 1 मोल H2 गैस रिलीज होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कोलबे ओनली बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, नॉट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा और डू नॉट सेपरेट इजिली ड्यू टू लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। पॉइंट क्या कहता है कि आपका ये अल्फा कार्बन है। अगर ये अल्फा कार्बन 3 डिग्री हुआ, अर्थात अल्फा कार्बन अगर 3 डिग्री है, या मैं कहूं कि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो ऐसी स्थिति पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा एस्टर। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग होगी, और क्राउडिंग की वजह से कपलिंग जो है, कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इस वजह से यहां पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो एस्टर होगा। बट इन केस ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, लेकिन अगर आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो ऐसी स्थिति पर एल्केन ही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसी स्थिति पर आपका एल्केन मेजर प्रोडक्ट होगा और जो एस्टर है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, हमने कहा कि यहाँ एनोड कैथोड को हम यूज करते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये आपका एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, यहां हम बात करते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये आपका सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट हमने जैसे अभी से पहले पॉइंट पढ़ा था कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम अगर सोडियम फॉर्मेट लेंगे तो सोडियम फॉर्मेट जो है अगर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे तो यहां से आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थात ये कोलबे रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहां पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CO2 प्लस H2। तो यहाँ CO2 गैस और H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ एक कोलबे रिएक्शन के टोटल 13 पॉइंट है वो कंप्लीट होते हैं। अब यहां से मैं इसके आगे नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल सोल्व कराता हूं। तो देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट, 2CH3CONA
2 वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होगा, यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी और ये दोनों कपलिंग करेंगे तो इथेन का फॉर्मेशन होगा। वही CO2 गैस, 2 NaOH और H2। सेकेंड एग्जाम्पल, एक कार्बन इंक्रीज कर देंगे, वही इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो C, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 4 कार्बन अर्थात ब्यूटेन ऑक्टेन होगा। थर्ड एग्जाम्पल, CH3CH CH3 COONA और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ध्यान दें, इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, तो आइसोप्रोपाइल के साथ COONA। इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि आइसोप्रोपाइल CONA। यहां पर भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, ये आपका जो है कपलिंग करेगा तो आपके ये सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में मैंने ये लिया है, इसको मैं लिखूंगा टर्सरी ब्यूटाइल COONA। तो टर्सरी ब्यूटाइल COONA के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है यहां पर अल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया, 3 डिग्री, अर्थात क्राउडिंग ग्रुप है। और अगर क्राउडिंग ग्रुप है तो आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहां पर आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा एस्टर। तो यहां पर आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा एस्टर। अब आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है तो इसकी रेट R1, इसकी R2, सपोज दैट इसकी R3, इसकी R4। ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। अगर मैं इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछूं तो बताइएगा इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टिक इंडेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां क्राउडिंग लेस है वहां पर रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो सबसे लेस क्राउडिंग किसके अंदर है, फर्स्ट में। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4। इसी के साथ ये आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डाई बेसिक एसिड में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करेंगे।